हेलो गाइस, आप सभी का स्वैग से स्वागत है मेरे चैनल डेविल मांगा एक्सप्लेनर पर। आज मैं एक न्यू मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है द प्लेयर हाइड्स हिज पास्ट, या फिर आप इसे द लास्ट डीमन हंटर इन द वर्ल्ड ये भी कह सकते हो। और इसको किसी ने भी 5 चैप्टर से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, और कुछ भी हो जाए मैं इसको कंप्लीट करके रहूँगा। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इससे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करूँ, आप ये तो जानते ही होंगे कि ये एक कोरियन सीरीज़ है। इससे चैनल के ऊपर रिस्क बना रहेगा, इसलिए जैसे ही इसके 10 चैप्टर होंगे मैं उन सबको कंबाइन करके एक न्यू चैनल क्रिएट करके उस पर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए एपिसोड की ओर आते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत हमारे एमसी से होती है, जो कि बाथरूम में खड़ा होता है और अपने आप को आईने में देख रहा होता है, और उस आईने के अंदर किसी और का चेहरा दिखाई दे रहा होता है। और ब्लैक सूट वाला लड़का उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। तभी दिखाया जाता है सिल्वर हेयर एंड ब्लैक सूट वाले लड़के को, जो कि अपनी परछाई को मिरर में देखने में लगा हुआ होता है। और दूसरी तरफ मिरर के अंदर दिखाया जाता है जिसका चेहरा बिल्कुल अलग है, जो कि व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक हेयर के साथ उसके सामने खड़ा हुआ है। और जो मिरर के अंदर खड़ा हुआ होता है उससे वो पूछता है, आखिर मेरा नाम क्या है। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, जो कि ब्लैक हेयर में है। वो थोड़ी अजीब सी शक्ल बनाते हुए अपना नाम ली हॉयल, और व्हाइट हेयर वाला अपना नाम ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो बताता है। इन दोनों का नाम थोड़ा लंबा है, इसीलिए मैं ब्लैक हेयर वाले को ली और व्हाइट हेयर वाले को रोमियो नाम से बुलाऊंगा। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ली बोलता है, क्या रोमियो, जो कि ग्रेट क्लैन का सक्सेसर है, ये नाम सुनकर उसकी फट जाती है। इसके बाद रोमियो किसी दूसरे रूम में आकर एक छोटी सी टेबल के पास जाकर बैठ जाता है और चाय बनाकर कप में निकालकर पीने लगता है। और इसके बाद ली भी चाय पीते पीते बताता है, देखकर ऐसा लगता है कि अब मैं एक गेम का कैरेक्टर बन चुका हूँ, जिसे मैंने 12 साल पहले, जब मैं मिडिल स्कूल के सेकेंड ईयर में था, तब बनाया था। इसके बाद दिखाया जाता है कि कैसे उसने 12 साल पहले अपना कैरेक्टर बनाया था, और वो अपनी आंखों में चमक और क्रीपी सी स्माइल देते हुए बना रहा होता है। और जैसे ही उसका बनाना कंप्लीट हो जाता है, वो किसी राक्षस जैसी स्माइल देते हुए बोलता है, आखिरकार ये कंप्लीट हो गया, जो कि मेरा ही न्यू वर्जन है। और पीछे से ली अपने पास्ट सेल्फ को किसी सिग्मा मेल की तरह शक्ल बनाते हुए कहता, इसे मैंने तब बनाया था जब मैं टीनेजर था। वैसे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ इस गेम की वजह से हो रहा है, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ अर्चना कॉन्टिनेंट। इसके बाद हमें इस गेम की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि आप इसको गेम नहीं बल्कि आप इसे दूसरी दुनिया, मतलब अनदर वर्ल्ड बोल सकते हो। और ये एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें डंजन्स, ड्रैगन्स और प्लेयर्स हैं। ये एक ऐसा वर्चुअल गेम बन गया था जिसकी कोई और गेम बराबरी नहीं कर पाया, इसलिए इसको लेजेंडरी गेम का टाइटल भी मिला। लेकिन ऐसा ज्यादा टाइम तक नहीं रहा, क्योंकि एक दिन अचानक से ये गेम बंद हो गया और न्यूज में बताया गया कि कॉस्मो कंपनी के सीईओ एंड पॉपुलर गेम हिस्ट्री ऑफ अर्चना कॉन्टिनेंट के क्रिएटर मिसिंग है। जैसे ही इस न्यूज के बारे में सबको पता चला कि अर्चना गेम रियलिटी में मर्ज होने लगा, और गेम के अंदर जो मॉन्स्टर्स थे वो धीरे धीरे करके रियल वर्ल्ड में अपीयर होने लगे। जैसे ही सबको लगा कि ये वर्ल्ड का एंड है, तभी बहुत सारे लोग सामने आए। कोई मेज था, कोई हीलर, कोई असैसिन और कोई स्वॉर्डमैन। सबके पास अलग अलग प्रोफेशन था। जिन जिन लोगों ने गेम के अंदर वर्चुअल वर्ल्ड में अपना कैरेक्टर बनाया था वो भी रियल वर्ल्ड में आ गए। सीधा सीधा मतलब ये है कि गेम के प्लेयर्स रियल वर्ल्ड में अपीयर हो चुके थे, और गेम के अंदर जो जो कैरेक्टर स्किल्स उनके पास थी वो भी उनको रियलिटी में मिल चुकी थी, जिनका यूज करके उन्होंने सारे मॉन्स्टर्स का खात्मा किया, जिससे वो ह्यूमैनिटी के सेवियर कहलाने लगे। और अब वो हीरोज के नाम से जाने जाते हैं। जब मैं 14 साल का था तब मैं भी अर्चना गेम खेलना चाहता था, बट मेरी फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरे फादर का बिजनेस सारा बर्बाद हो गया था। हमारे घर और सारी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ गया, और हमारे ऊपर लोन भी था। और वर्चुअल मशीन खरीदने के लिए कम से कम 10 मिलियन वन चाहिए थे। उसको खरीदना तो दूर, उसको रेंट पर लेने के लिए भी।
100,000 की ज़रूरत थी। इसीलिए मेरे पास अर्चना गेम को छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर मुझे पहले पता होता कि अर्चना गेम रियलिटी के साथ मर्ज होने वाला है तो मैं कुछ भी करके अर्चना गेम को कभी नहीं छोड़ता। फाइनली अब जा करके मैं उसी कैरेक्टर में अवेकन हो पाया जिसे मैंने 10 साल पहले बनाया था। बट मैंने बहुत टाइम पहले गेम खेलना छोड़ दिया था, इसीलिए मेरा लेवल और स्टैट्स सब कुछ कचरे के बराबर है, बोले तो एकदम ट्रैश। इसके बाद रोमियो चाय पीते हुए बोलता है, इट्स गुड। इसके बाद ली बोलता है, मैं ये सब देखकर पागल हो जाऊंगा। इसके बाद हमें थोड़ा रोमियो की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। यही है ग्रैंडफेल क्लॉडियार्पियस। रोमियो यही वो कैरेक्टर है जिसको ली ने बनाया था जब वो यंग था। इसको बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे, जिसकी स्टोरी इस तरह थी। रोमियो एक बहुत बड़ी फैमिली का सक्सेसर है, बट इसकी पूरी फैमिली को डीमंस ने ख़त्म कर दिया। सिर्फ रोमियो ही अकेला उसकी फैमिली का सर्वाइवर था। फिर इसने डिसाइड किया डीमन हंटर बनने का, जिससे ये अपनी फैमिली का रिवेंज डीमन से ले सके। ये एक बेकार स्टोरी थी जिसको मैंने लिखा और जिसके साथ मैंने गेम खेला। ये मेरी अलग पर्सनालिटी थी जब मैं मिडिल स्कूल में था और पीछे से ली बस अब रुक जाओ ये चिल्ला रहा होता है। यही मेरा डार्क पास्ट था। अब जबकि मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब ये सब सोचकर बस शर्म आती है। ये सारी मेमोरीज रोमियो देख रहा होता है और बोल रहा होता है। वैसे मैंने इन मेमोरीज में कुछ मिस तो नहीं किया। पीछे ली को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है और बोल रहा होता है, बस बहुत हुआ, इस तरीके से बोलना बंद करो। रोमियो कहता है, अब मुझे कल क्या काम करना चाहिए। रोमियो के बात करने के तरीके को देखकर ली बोल रहा होता है, क्या तुम नॉर्मल ह्यूमन की तरह बात नहीं कर सकते। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारा रोमियो और ली का केस थोड़ा स्पेशल है, जिसके बारे में आपको फ्यूचर में पता चलेगा। स्टोरी की ओर आते हैं। इसके बाद ली सोच रहा होता है रोमियो ने क्या क्या किया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दैग बंदे के पास, जो कि बोल रहा होता है, ली तुम्हारे हेयर बहुत ज्यादा सुंदर है और तुम बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह दिखते हो। क्या तुम एक सुपरस्टार बनना चाहते हो, बिल्कुल सलमान खान की तरह। और रोमियो खड़ा खड़ा कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बाकी सब उसको ली बोल रहे हैं और मैं उसको रोमियो बोल रहा हूँ। इसके बारे में आपको फ्यूचर में पता चलेगा, आप लोग देखते रहिए। रोमियो खड़ा खड़ा बस उसको घूर रहा होता है, ली तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। ली तुम मेरी तरफ इतने वियर्ड तरीके से क्यों देख रहे हो, यहाँ कुछ गलत है क्या। वो इससे आगे कुछ और बोल पाता। रोमियो उसके मुंह पर कॉफी मार देता है। ली ये सब सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है, कहीं वो मेरे ऊपर केस ना कर दे। इसके बाद रोमियो बोलता है कि नोबल्स किसी के सामने नहीं झुकते। अब आपको समझ आ गया होगा कि रोमियो इतना अजीब तरीके से बिहेवियर क्यों करता है, क्योंकि रोमियो एक नोबल फैमिली से है, जो एक रॉयल फैमिली की तरह राजा महाराजा टाइप की फैमिली है। और रोमियो अभी जिसकी बॉडी में है वो हमारा ली है, जो कि मॉडर्न टाइम से बिलोंग करता है। मॉडर्न टाइम में कोई भी इस तरीके से बात नहीं करता, इसीलिए रोमियो के बात करने का तरीका थोड़ा अलग है। इसके बाद ली बोलता है, जैसे ही सारे लोग प्लेयर्स बने उनके साथ सब कुछ नॉर्मल था, बट मेरे साथ ये क्यों हुआ। जैसा कि मैंने पहले बोला था, हमारे ली और रोमियो का स्पेशल केस है। अब उसी के बारे में बात चल रही है, आप आगे देखते रहिए। ली आगे बोलता है कि जब बाकी सब प्लेयर्स बने तो उनको उस कैरेक्टर की सारी स्किल्स और एक्सपीरियंस मिला जिसके साथ उन्होंने गेम खेला था। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने जिस कैरेक्टर को गेम में बनाया था मुझे उसकी पावर्स नहीं मिली, बल्कि वो कैरेक्टर उसकी सोल के साथ मुझसे मर्ज हो गया। अब एक बॉडी में दो सोल्स हैं। वैसे देखकर लगता है सिर्फ रोमियो ली की बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, शायद ली अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता। जो मुझे देखकर लग रहा है मैं वही बता रहा हूँ, देखते हैं अगर फ्यूचर में ली अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है या नहीं। और हाँ, ली अभी सोल फॉर्म में है जिसको सिर्फ रोमियो देख सकता है। रोमियो के अलावा और कोई नहीं देख सकता। वो दोनों एक दूसरे बात भी कर सकते हैं। चलिए स्टोरी की ओर आते हैं। ली बोल रहा होता है, छोड़ो ये सब। अब जबकि मैं ऐसा बन चुका हूँ, कहीं और काम भी नहीं कर सकता। इस हालत में मेरे पास प्लेयर बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वैसे मेरे पास अर्चना गेम की सिर्फ 10 साल पहले की मेमोरी है। उसके बाद क्या क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। चलो इंटरनेट पर जाकर सर्च करता हूँ, प्लेयर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। इसके बाद ली रोमियो को इंटरनेट पर सर्च करने को बोलता है एंड रोमियो सर्च करने लगता है। जब कोई प्लेयर किसी हाई लेवल के डंजन को क्लियर करते हैं तो उसे 100-200 मिलियन ऐसे ही मिल जाते हैं।
हाँ, लेकिन ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कितना रिस्क में डालते हो। बट यहाँ सिर्फ मेरी लाइफ का रिस्क नहीं है, अब रोमियो भी मेरी बॉडी में है। हम दोनों की लाइफ पैसों से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन बेकार है। इसके बाद रोमियो टू द सिग्मा बोलता है, मुझे इन सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पहले ही इन सब चीज़ों के मज़े ले लिए हैं। अब मुझे किसी भी चीज़ का लालच नहीं है। अरे आप भूल तो नहीं गए कि रोमियो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके पास पैसों की बिल्कुल कमी नहीं होगी। और शायद रोमियो ने घपाघप भी कर लिया होगा, ये मेरा कहना है। अब रोमियो ही फ्यूचर में बताएगा उसने किया है या नहीं। चलिए स्टोरी की ओर आते हैं। चलो मैं देखता हूँ अभी डीमन हंटर क्या कर रहे हैं। क्या सिर्फ 2 पेज? ऐसा कैसे हो सकता है कि मीडिया वालों ने सिर्फ 2 आर्टिकल्स लिखे हैं डीमन हंटर्स के ऊपर? क्या डीमन हंटर्स के लिए कुछ काम नहीं है? वो दोनों आगे पढ़ ही रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर दोनों को शॉक लग जाता है। बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि अक्षान बेस डिस्ट्रॉय हो चुका है और एक भी डीमन हंटर जिंदा नहीं बच पाया। इसके बाद हमें अक्षान बेस के बारे में बताया जाता है। ये डीमन हंटर्स के लिए किसी होली लैंड से कम नहीं। यही एक जगह है जहां आप डीमन हंटर बन सकते हो। ली आगे बोलता है, जबकि आक्शन बेस डिस्ट्रॉय हो चुका है और एक भी सर्वाइवर नहीं बचा। इसका मतलब है ए वर्ल्ड में अब किसी के पास डीमन हंटर की क्लास नहीं है। सीधा सीधा बोलूं तो ये क्लास अब डिलीट, मतलब इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसके बाद हमें डीमन हंटर की क्लास के बारे में बताया जाता है कि 10 साल पहले इसको बिल्कुल यूजलेस माना जाता था, क्योंकि इसमें मॉन्स्टर्स को मारकर लेवल अप करना बहुत मुश्किल था। इसके स्टैट्स और स्किल्स दोनों ही बहुत ज़्यादा वीक होते थे। आप इसको वीकेस्ट क्लास भी बोल सकते हो, क्योंकि प्लेयर्स को लेवल अप करने के लिए छोटी मोटी क्वेस्ट करनी पड़ती थी, जैसे ब्रेड डिलीवरी वगैरह वगैरह। इसीलिए इसको सब यूजलेस मानते थे। एक कारण ये भी था कि डीमंस सिर्फ डीमन हंटिंग क्वेस्ट के टाइम पर अपीयर होते थे। अगर आपको डीमंस के साथ डील करना है तो कोई भी क्लास डीमन हंटर क्लास का मुकाबला नहीं कर सकती, और डीमन हंटिंग क्वेस्ट कभी कभी ही मिलती थी। इसलिए डीमंस भी बहुत कम अपीयर होते थे। इसीलिए लोग इसको यूजलेस क्लास मानते थे, क्योंकि ये सिर्फ डीमंस के साथ डील करने के काम आती थी। इसके बाद ली बोलता है कि ये बहुत बुरा हुआ कि आक्शान बेस डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि वही एक जगह थी जहां डीमंस को कैसे हंट करते हैं ये सिखाया जाता था। चलो अब ये सब छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अब आगे देखता हूँ और कुछ काम की इंफॉर्मेशन है या नहीं। तभी ली और रोमियो को एक न्यू अपडेट के बारे में पता चलता है, जिसमें डीमंस को ऐड कर दिया गया है। इसके बाद हमें इस अपडेट के बारे में बताया जाता है, हिस्ट्री ऑफ अर्चना का न्यू अपडेट वर्जन 2.0, जिसमें मॉन्स्टर्स तो थे, लेकिन अब उनसे ज़्यादा पावरफुल डीमंस को ऐड कर दिया गया है। आपका लेवल अगर 200 भी है, तब भी आप उनके मेंटल अटैक से बच नहीं सकते, और वो आपकी बॉडी पर कब्जा भी कर सकते हैं। इनसे सिर्फ डीमन हंटर्स ही इनसे डील कर सकते हैं। उनकी स्किल्स का डीमन हंटर पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद ली बोलता है, इसका मतलब है डीमंस अब रियलिटी में अपीयर हो चुके हैं। आखिर कोई डीमन हंटर इनसे डील क्यों नहीं करता? इसके बाद रोमियो बोलता है, वो इस वजह से क्योंकि इस वर्ल्ड में कोई डीमन हंटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके बाद ली बोलता है, इसका मतलब है कि वर्ल्ड में सिर्फ मैं ही अकेला डीमन हंटर हूँ। अब क्या मुझे डीमंस के खिलाफ फाइट करनी चाहिए? जबकि मैं 10 साल बाद अवेकन हुआ हूँ, और जबकि हाई लेवल के प्लेयर्स भी डीमन से मुकाबला नहीं कर पा रहे, क्या मैं ये कर पाऊंगा? इसके बाद रोमियो बोलता है, तुम्हारा ये सब सोचना बेकार है। यहाँ हेजिटेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, वो भी इन छोटे मोटे डीमंस के लिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि डीमंस की वजह से क्या क्या बर्बादी हुई है और कोई कुछ नहीं कर पाया। ये सब देखकर रोमियो बोलता है, चलो रेडी हो जाओ डीमंस, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम सब मरने के बाद हेल में ही जाओ। गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए Audio Jungle.